नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोगों का स्वागत है एजाइएस के चैनल पर। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अगर आपको याद हो, जब मैंने बजट का सेशन लिया था कि इकोनॉमिक सर्वे में कराऊंगा, थोड़ा डिले हो गए, देर आए दुरुस्त आए, वो जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे में जो चैप्टर्स हैं, मैं चैप्टर वाइज आपकी वीडियोस बनाऊंगा। एंड रिमेंबर, इकोनॉमिक सर्वे को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करेंगे। दैट मींस विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और उसमें ये भी हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस माइट कम फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे से कैसे सवाल आएंगे, बिकॉज यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम टारगेट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिकवरी कंप्लीट। यानी फर्स्ट चैप्टर कहता है कि इकोनॉमी का रिकवरी कंप्लीट है। वेल, इट्स टू अर्ली टू से, बट यस, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसके पीडीएफ को यहाँ फॉलो कर सकते हैं, ले सकते हैं फॉर द लर्निंग पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? पहली बात तो इकोनॉमिक सर्वे है क्या? इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डॉक्यूमेंट है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो डिलीवर करता है। एंड इट इज प्रिपेयर्ड अंडर डायरेक्शन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, हम उनको बनाते हैं। और बजट सेशन से जस्ट पहले, बजट सेशन 1 फेब को आता है, 2 महीने पहले ये डॉक्यूमेंट आ चुका है। और यहाँ पर ड्यूरिंग द बजट सेशन दिस पेपर इज डिलीवर्ड टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। और इकोनॉमिक सर्वे एक थरो एग्जामिनेशन है हमारे एक स्टेट ऑफ द इकोनॉमी का, कैसे परफॉर्म हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एक्सपेंशन ऑफ इट इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, ट्रेंड या डेटा क्या आपको बता रहे हैं। ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी देयर। इट इज प्रेजेंटेड द डे प्रायर टू द यूनियन बजट अनाउंसमेंट। यानी यूनियन बजट से एक दिन पहले आता है। खैर, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे को समझते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे का क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, द टेम्पररी इकोनॉमिक शॉक जो है, जो इकोनॉमी में टेम्पररी इकोनॉमिक शॉक पिछले 1-2 साल से चल रहा था, वो गवर्नमेंट के मेजर से ओवरकम हो रहा है एंड वी आर डूइंग बेटर। और जो लैग है इकोनॉमी का, उसको हम ओवरकम कर रहे हैं थ्रू रेवोल्यूशनरी मेजर ऑफ द गवर्नमेंट। अब थोड़ा सा अगर आप इतिहास में चलते हैं, तो गवर्नमेंट ने जो पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे इशू किया था, या उससे पहले का शुरू किया था, उस टाइम पर एक बहुत अनसर्टेनिटी थी। कोविड का इम्पैक्ट था, रिकवरी हो रही थी, फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव आया, थर्ड वेव आया। सो लास्ट 2 ईयर वॉज अनप्रेसिडेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। एक ह्यूमन एंडेवर की वजह से क्राइसिस आया था, या कह लीजिए ह्यूमन इंड्यूस एंडेवर था, क्योंकि वायरस का आना, उसके पीछे ह्यूमन फैक्टर भी थे। तो इट वाज अ डिजास्टर इंड्यूस्ड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म ग्रोथ मैग्नेट्स, ऐसा मानना है कि मीडियम टर्म जो है, अगला 3 से 5 साल है, वहां हमको अच्छी ग्रोथ होगी। एक ऑप्टिमिज्म है, एंड इंडियन इकोनॉमी विल एक्सपैंड मोर क्विकली। यानी इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करेगा वंस थिंग्स बिकम नॉर्मल। लेकिन उसके बाद ये वॉर चल रही है 1 साल से, जो देखने को मिलती है। कोविड का रिकवरी में फ्लिप फ्लॉप है, इकोनॉमी मोर लेस ऑन अ रिकवरी पाथ हो चुकी है। ओके, सो विल एक्सपैंड मोर क्विकली इन द फॉलोइंग डेकेड ओवर वंस द पैंडेमिक एंड द जंप इन द प्रोडक्टिविटी, कमोडिटी प्राइसेस फेड अवे। वर्ल्ड वाइड 2-3 प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आपको इकोनॉमी को समझना है, यू हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक सर्वे से बाहर जाता हूं। चाइना हमारे फिनिश्ड गुड का मार्केट है, यानी फिनिश्ड गुड का सप्लायर है। ठीक है, जो आपका रशिया है, ये कमोडिटी कमोडिटी प्राइसेस को, जिसमें एक बहुत बड़ा कमोडिटी है, इसको ऑयल कहते हैं, उसको, उसका सप्लायर है। ठीक है, जर्मनी एंड जापान, अगर मैं जर्मनी एंड जापान की बात करता हूं, तो ये दोनों ही हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है। तो कोविड ने चाइना को इम्पैक्ट किया, और चाइना ने पूरे सप्लाई चेन को इम्पैक्ट किया। रशिया को इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न सैंक्शन। तो एक कमोडिटी मार्केट में सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो रहा है पूरे एक वर्ल्ड वाइज। तो वर्ल्ड में एक तरह का टर्बुलेंस है, देर आर जियो पोलिटिकल टेंशन, देर आर इश्यूज इन द इकोनॉमी। तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रही हैं, रिकवरी उस तरह से नहीं है। जहां तक जापान की बात करते हैं, तो जापान में भी स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रखा है, बिकॉज इकोनॉमीज आर इंटरकनेक्टेड। वर्ल्ड में, यूरोपियन कंट्रीज में, या जर्मनी हो या फ्रांस हो, वी आर विटनेसिंग अ स्लम्प, रादर ये माना जा रहा है कि रिसेशन आने का चांस है।
इस पूरे प्रॉब्लम के साथ साथ वर्ल्ड इज विटनेसिंग हाई इन्फ्लेशन। वो यूएस में हो, यानी महंगाई बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। यूएस के अंदर जो भी बैंक क्राइसिस हुआ सिलिकॉन, उसके पीछे इन्फ्लेशन एक बड़ा कारण था और गवर्नमेंट का मेजर था। द इन्फ्लेशन इज हाई स्पेशली बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी प्राइसेस इन यूरोपियन कंट्रीज। तो मैं इसमें जाने को तो बहुत अंदर जा सकता हूं, बट आई एम डिस्कसिंग एट मैक्रो लेवल दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो हमारी इकोनॉमी के इस पूरे इश्यूज में, यानी हाउ इंडियन इकोनॉमी विल फेयर ऑन द बैकड्रॉप ऑफ हाउ वर्ल्ड इज, वर्ल्ड क्या कर रहा है, फेयर कर रहा है, उसमें हम कैसे करेंगे। तो पहला है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन है दैट इंडिया विल ग्रो बिटवीन 6 to 6.8%, यानी रफली अगर हम एवरेज लेते हैं तो 6.4-6.5% है। और इंडिया थर्ड है वर्ल्ड में इन द परचेजिंग पावर पैरिटी। वैसे तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की है इंडिया, लेकिन अगर हम खरीदने की क्षमता से कंपेयर करें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जीडीपी ग्रोथ जो 7% के अराउंड इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्टेड है, लेट्स सी, अभी डेटा आया नहीं है, बट वी हैव ग्रोन बाय 7%। बट इफ वी कंपेयर द होल जीडीपी ग्रोथ, अगला साल थोड़ा म्यूटेड रहेगा। अभी वर्ल्ड बैंक का डेटा आया, आईएमएफ का डेटा आया, उसमें सब में ग्रोथ हमारी इंडिया की 6% से के आसपास है। सो वी आर स्टिल डूइंग बेटर इन कंपैरिजन टू व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो आपको अगर यहाँ पर एमसीक्यूज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इस बेसिस पे कि रिकवरी पाथ है बट ग्रोथ जो है वो कम रहेगी देन व्हाट वी विटनेस्ड इन द लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर। अगर भारत की जीडीपी ग्रोथ को हम देखते हैं तो जीडीपी ग्रोथ जो है लास्ट 2 ईयर्स में, ठीक है, 2021-22 में हमारी जीडीपी ग्रोथ 8.7% थी। ठीक है ना, जीडीपी ग्रोथ ऑन 2022-23 हमारी जो है वो 7% एक्सपेक्टेड है, और सॉरी हो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है। ये तो डेटा अभी आने ही वाला है। और जो कमिंग ईयर है जीडीपी का 2022-23-24, इसमें हमको 6% प्लस हम ग्रो करेंगे। गवर्नमेंट के हिसाब से 0.5 या 0.7 कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल देयर आर चैलेंजेस। देखने वाली बात है कि हमारा प्राइवेट कंजम्पशन, अगर हम जीडीपी को डेटा देखते हैं तो जीडीपी का डेटा कहाँ से आता है। देखो जीडीपी, और ये फॉर्मूला याद रखना, यूपीएससी में अगर सवाल आ जाए तो बस कुछ छोटे छोटे 2-3 फॉर्मूलेज के थ्रू भी आप काफी कुछ इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए जीडीपी के एस्पेक्ट पे सवाल आता है तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब देखो जीडीपी, ये सी क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस बात पर डिपेंड करता है कि भी इकोनॉमी के अंदर लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, इंडिया के लोग। ये प्राइवेट कंजम्पशन की बात हो रही है। आई इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम इज नेट एक्सपोर्ट्स। तो जीडीपी के जो ग्रोथ फैक्टर्स है इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। तो ये जीडीपी जो है, इसी को हम एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं। यही जीडीपी जो है हमारी पूरी इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड है। यानी पूरे देश के अंदर जो जीडीपी के नंबर्स हैं दे विल डिपेंड ऑन द डिमांड कमिंग फ्रॉम ऑल दोस 4 फैक्टर्स। अगर भारत की जीडीपी ग्रो करती है तो इन फैक्टर्स को क्यूमुलेटिवली पॉजिटिव होना चाहिए, सबको मिलकर पॉजिटिव होना चाहिए, हायर साइड होना चाहिए। क्यूमुलेटिवली तो पॉजिटिव होगा बट इसकी ग्रोथ को पॉजिटिव होना चाहिए। तो प्राइवेट कंजम्पशन रीचिंग द हाईएस्ट लेवल इन फर्स्ट हाफ ऑफ 3, यानी हमारा प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिकली ये प्राइवेट कंजम्पशन है, तो ये बढ़ रहा है, तो जीडीपी में भी चांसेस है दैट इंडियाज जीडीपी विल डू बेटर। केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्ज्ड बाय 63.4%। केपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका मतलब एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में आप वहां खर्च कर रहे हो जिससे इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़े। फॉर एग्जाम्पल आप फैक्ट्रीज बना रहे हो, रोड बना रहे हो, हाईवेज बना रहे हो, तो जब आप इन चीज को इन्वेस्ट करते हो, आपने एक अच्छी रोड बनाई, 1 रुपया लगाया, रिटर्न 5 रुपया आएगा लॉन्ग रन में। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ दोज एक्सपेंडिचर जिससे इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी फ्यूचर में इंप्रूव होगी, एंड दैट इज हाउ इट इज। सो प्राइवेट केपेक्स इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंप्रूव्ड कंपनी बैलेंस शीट एंड इंक्रीज क्रेडिट फाइनेंसिंग। यानी प्राइवेट केपेक्स भी बढ़ा है और ये एक्सपेंडिचर लॉन्ग रन में फायदेमंद होगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट यानी पब्लिक केपेक्स सबसे ऑन द हायर साइड है। तो अगर यहाँ पर एमसीक्यू आता है दैट प्राइवेट एंड पब्लिक केपेक्स आपका बढ़ा है, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से प्राइवेट केपेक्स भी बढ़ा है, बट मेनली आप देखोगे तो पब्लिक केपेक्स आपका बढ़ा है। सो दैट इज हाउ इट इज, केपेक्स भी पॉजिटिव है। और यहाँ पर केपेक्स को आप इन्वेस्टमेंट में आप कह सकते हो, दिस इज द एरिया ऑफ केपेक्स। केपेक्स ये होता है यहाँ पर,
ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग रन में इंडियन इकोनॉमी को फायदा करेगा। तो दैट इज हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड। सो पहले चैप्टर में जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है, प्राइवेट कंजम्पशन की हो रही है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड ऑल दीज आर ग्रोइंग ऑन द पॉजिटिव साइड। ठीक है, अब देखने वाली बात है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लीजिए यूपीएससी के प्रीवियस प्रीलिम्स के अंदर, बिकॉज ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे का ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रीलिम्स में हम कैसे हेल्प होगा। तो प्रीलिम्स 2023 में जो एग्जाम आता है ऑन 28 ऑफ मई, उन दिनों हम कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। 28 मई को हमें ये देखना है दैट जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं। तो इफ यू सी द लास्ट 5 ईयर, 1 2 3 4 5, तो पिछले 5 साल में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव कब रही है? -6.6% इन द कोविड ईयर। उसके बाद कंसिस्टेंटली हमारी इकोनॉमी देखिए ग्रो कर रही है। तो अगर हम देखेंगे दैट, अगर मान लीजिए यहाँ सवाल आता है दैट इंडिया जीडीपी हैज बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली सिंस 2020, तो ये इसका सवाल गलत है। नो, बिकॉज इन 2021 हमारी ग्रोथ नेगेटिव थी, बट पोस्ट कोविड जो है 2 साल ग्रोथ पॉजिटिव रही है, और फिर हमारा नेगेटिव, अब सॉरी, स्लो डाउन यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ से आप देखो 8.7 के बाद हमारा ये डिक्लाइन भी हुआ है। नाउ कमिंग टू टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन हमारे पॉजिटिव रहे हैं, बॉयंट रहे हैं। और टैक्स कलेक्शन को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है सी द डायरेक्ट टैक्स, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट का डेटा है। तो टैक्स कलेक्शन जो है, डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं, ये 3 महीने का डेटा है, बट बेस्ड ऑन दैट अगर आप देखो तो आवर टैक्स इज ग्रोइंग अप। कोविड ईयर में ही जो है वो टैक्स हमारा जो है थोड़ा सा नीचे गया था, बट कंसिस्टेंटली द टैक्स इज बॉयंट। टैक्स बॉयंट का मतलब यह है कि एवरेज टैक्स का जो ग्रोथ है वो ज्यादा है। इफ यू सी द जीएसटी कलेक्शन, यहां पे भी एमसीक्यू आ सकता है कि पिछले 5 साल में जीएसटी कलेक्शन कंसिस्टेंटली ऊपर गए हैं। आंसर इज नो, कोविड ईयर में ये नीचे था। लॉजिकल है, कॉमन सेंस भी है। बट अगर आप देखेंगे नॉन कोविड ईयर्स, अगर मान लीजिए एमसीक्यू देते हैं दैट एक्सेप्ट 2020 द टैक्स कलेक्शन हैज कंसिस्टेंटली गॉन अप, यानी कोविड जो ईयर था उस साल को छोड़ के हमारा टैक्स कलेक्शन जो जीएसटी का है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जीएसटी वाला, वो बढ़ा है। तो आंसर सही है। आप देखो 8.8, 7.1, सॉरी 7.8, 8.1, 9.4, 11.9। तो यानी इंडिया का जो टैक्स कलेक्शन है वो पॉजिटिव है, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइड। कोविड के फेज में ही वो एक साल के लिए, जो 2020 ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर 20 का था उसी में थोड़ा सा, या 19 का था उसी में थोड़ा सा, सॉरी 21 में ही जो है ये कम ग्रो किया था। तो दैट इज द डेटा। इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक सर्वे में केपेक्स की बार बार जिक्र हुआ है दैट इंडियाज इकोनॉमी विल ग्रो बिकॉज ऑफ गुड केपेक्स। केपेक्स की वजह से हमारा ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक प्रोडक्शन में अगर केपेक्स ज्यादा होता है तो प्रोडक्शन आपका मल्टीपल टाइम बढ़ेगा। केपेक्स 1 रुपया अगर आप करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, दैट विल गिव रिटर्न बाय 4 टाइम्स। इसको हम लोग केपेक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। तो दिस टर्म इज यूज्ड, केपेक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट, यानी आपने 1 रुपया इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया तो 4 टाइम्स उसका रिटर्न मिलता है। दैट इज हाउ इट इज। एंड केपेक्स एम्फेसिस इन द प्रीवियस 2 बजट भी हुआ है, और सरकार का मानना है कि हमारे केपेक्स का एक्सपेंडिचर कंसिस्टेंटली बढ़ा है। हायर केपेक्स बजट एसोसिएटेड विद हायर स्पेंडिंग रेट, और सरकार के टैक्स भी बढ़े हैं। तो ये सारी चीजें बढ़ी हैं, पॉजिटिव है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। तो वी आर डूइंग बेटर in spite of the, you can say, uncertainties over COVID. Employment levels are increasing while the labor force participation rate are improving. Employment तो बढ़ रहा है, but labor force participation कम हो रहा है. The lowering urban unemployment rate, okay, and the quicker as increase employment. ऐसा मानना है, जो डेटा आ रहा है वो रजिस्ट्रेशन का डेटा हो या फिर प्रोविडेंट फंड का डेटा हो, कि हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 4 ईयर लो था, 7.2%, वो 2021 के फेज में था, ऐसा डेटा है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी 100 में से कितने लोग लेबर फोर्स में है, ये 41.6 है, जो बढ़ा था कोविड के टाइम। अभी ये डेटा लगभग 46-47 के आसपास पहुंच गया है एज पर द लेटेस्ट डेटा। तो ये इकोनॉमिक सर्वे की कहानी यही है दैट इकोनॉमिक सर्वे हमें बता रहा है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है। ओके, और सॉरी, कमिंग टू द लास्ट पॉइंटर्स, पहला है क्रेडिट एक्सपेंशन। कुछ पॉजिटिव एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत लिमिटेड पढ़ना है, कहानी पे मत जाइए, ट्रेंड चेक करिए, कॉन्सेप्ट देखिए एंड ट्राई टू लिंक इट विद करंट। एक अगला पॉजिटिव है द क्रेडिट एक्सपेंशन फॉर एमएसएमई, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज में क्रेडिट एक्सपेंशन हो रहा है इस फेज में, और इसमें ओवर 30%, यानी हमने जो छोटी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं,
उनको हमने लोन बढ़ा के दिया है, विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज जब वहाँ इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। रिटेल इन्फ्लेशन, महंगाई बीच में ज्यादा थी, फिर कम हुई और फिर बढ़ गई है। तो जब ये इकोनॉमिक सर्वे आया था उस वक्त हमारा इन्फ्लेशन जो था वो टारगेट रेंज में पहुंच गया था। देखिए जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसको आरबीआई ट्रैक करता है और आरबीआई कहता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ आरबीआई, 4 ± 2%। यानी इन्फ्लेशन जो है वो 4 + 2 6 या माइनस, यानी इस रेंज में होना चाहिए। दिस इज द रेंज, ये हमारा रेंज है और इस रेंज में हमारा इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो कोविड, जस्ट कोविड के टाइम तो इन्फ्लेशन हमारा कम था, फिर बढ़ गया था, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि आरबीआई का जो नवंबर का डेटा है उसके हिसाब से इन्फ्लेशन टारगेटिंग के हिसाब से इन्फ्लेशन डेटा था। बट अभी की बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च के अगर डेटा आप देखोगे तो इन्फ्लेशन हायर साइड पे है, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर है, फ्यूल प्राइसेस थोड़ा टोन डाउन हुए हैं, एग्रीकल्चर में अनसर्टेनिटी है। बट एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स में, दैट इज ग्रोथ इन द कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जो है वो हायर साइड है, और ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, यहाँ पर सवाल आ सकता है। वाई कोर इन्फ्लेशन इज हायर? बिकॉज ऑफ हाई कमोडिटी प्राइसेस। फ्यूल और फूड को हटा के मान लीजिए इन्फ्लेशन में अगर हमको फूड और फ्यूल हटा देते हैं तो कोर इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, तो अभी इन्फ्लेशन हायर साइड पे था जो कंट्रोल में हुआ है, बट इफ यू आस्क मी वी आर स्टिल डूइंग बेटर। बट इत्तेफाक की बात यह भी है कि भारत का इन्फ्लेशन फिर भी कंट्रोल में है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। 2023-24 का आउटलुक ये है कि इंडिया अच्छा करेगा, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और इंडिया का पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी ग्रोथ होगा। तो ये कुछ नटशेल में था, करीब 16-17 मिनट में मैंने इकोनॉमिक सर्वे का नटशेल आपको समझा दिया, चैप्टर 1। और अगले वीडियो में चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े हुए। आपके पास कुछ 10 सेकंड है सवाल को लगाने के लिए। इजी क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस मैं आगे लेके आऊंगा। द इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ A, there is a technical progress in the world economy, there is a population growth in X, there is capital formation in X, और the volume of trade grows in the world economy। ठीक है, तो ये हमारे 4 डेटा हैं और इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका कि जब वर्ल्ड में टेक्निकल प्रोग्रेस होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी कि नहीं ग्रो करेगी? कह नहीं सकते हैं, वर्ल्ड में ग्रो कर रही है। और टेक्निकल प्रोग्रेस से इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई डायरेक्ट रिलेशन जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन कंट्री एक्स, अगर कंट्री एक्स की पॉपुलेशन ग्रो करती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ओनली इफ द पॉपुलेशन इज मोर प्रोडक्टिव, जैसे आपकी जापान की है, साउथ कोरिया की है, चाइना की है। तो ये 100% सही नहीं हो सकता है। इफ देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट रेट, और आपको याद होगा जीडीपी में इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ भी होगा। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी आपका स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, अगर ट्रेड वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रो करेगा तो एक्स कंट्री को कैसे इंपैक्ट करेगा, इसकी सर्टेनिटी नहीं है। तो आंसर इसमें आपका सी होगा, क्लियर कट। एंड अगर हम देखें, अटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्राइमरी पर्पस बिहाइंड इकोनॉमिक प्लानिंग, और इसको हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि आप नया मशीन लें, ठीक है, एग्जिस्ट एक्विजिशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग फिक्स असेट दैट आर यूज फॉर प्रोडक्शन, यानी आप एक्वायर करिए, इन्वेस्ट करिए, इन शॉर्ट आप इन्वेस्ट करिए इकोनॉमी में, और इससे आपकी इकोनॉमी का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। टेक्निकल प्रोग्रेस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, टेक्निकल प्रोग्रेस को हम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि टेक्निकल प्रोग्रेस से डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ हो। वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमी में, कंट्री एक्स को कैसे फर्क पड़ेगा ये भी हम क्लियर नहीं है। तो ग्रोथ इन द वॉल्यूम ऑफ ग्लोबल ट्रेड विल इंड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ इन द वर्ल्ड, हाउएवर ग्रोथ में नॉट नेसेसरली लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स। वर्ल्ड में ग्रो करेगा तो एक्स कंट्री में ग्रो करेगा, कोई जरूरी तो है नहीं। पूरा इंडिया ग्रो कर रहा है तो कोई जरूरी है कि यूपी भी ग्रो करेगा या बिहार भी ग्रो करेगा? कोई जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो दिस सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई हियर एज वेल। और पॉपुलेशन ग्रोथ भी इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक कर सकते हैं ओनली इफ पॉपुलेशन इज प्रोडक्टिव एंड हेल्दी। तो ये सॉल्यूशन है इसका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू द, यानी किसी भी देश का राष्ट्रीय आय क्या होता है? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, यानी
जो भी गुड्स एंड सर्विस कंट्री के नेशनल्स बनाते हैं, नेशनल मतलब जो उस कंट्री के सिटीजन है, द सम ऑफ टोटल कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो आंसर इसका डी होना चाहिए, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड। क्योंकि क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं, वी ओनली अकाउंट द फाइनल आइटम। Okay, national income means the sum total of income that everyone earns in a nation, as the earning of everyone is dependent directly related to the production of some sorts of goods and services in the economy. Hence, money value of the final goods and services को ही हम काउंट करते हैं। यानी जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन भी कह सकते हैं, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है उसको हम मनी वैल्यू को ही काउंट करते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये सवाल आपके सामने है तीसरा। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इन्फ्लेशन किसको बेनिफिट करता है? इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेटर, डेटर मतलब जिसने कर्जा लिया है, या इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर्स। ठीक है, या इन्फ्लेशन उनको फायदा करता है जो बॉन्ड होल्डर्स है। बॉन्ड होल्डर्स मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने फिक्स डिपॉजिट किया है और आपको फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, बिकॉज बॉन्ड होल्डर्स को फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है, एफडी किया है, तो क्या आपको इन्फ्लेशन से फायदा होगा? पहला सवाल ये है। या फिर आपने किसी को कर्ज दिया है तो इन्फ्लेशन से फायदा होगा? तो विच ऑफ द इज द करेक्ट? आपका टाइम शुरू होता है अब। इजी क्वेश्चन आई वुड से। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है और आपने फिक्स डिपॉजिट किया है या बॉन्ड खरीदा है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। बट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, अगर हम इन्फ्लेशन को देखते हैं, तो इन्फ्लेशन से आपका रियल इनकम कम हो जाता है। इन्फ्लेशन इरोड्स रियल इनकम। ठीक है, रियल इनकम क्या होता है? रियल इनकम में इन्फ्लेशन को हमेशा अकाउंट किया जाता है। ग्रोथ इन इनकम, ग्रोथ इन इनकम परसेंट टर्म में माइनस इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आपकी इनकम ग्रो करती है। अब मान लीजिए आपको फिक्स्ड रिटर्न, आपको एफडी पे 6% मिल रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा। ठीक है, द रिटर्न विल बी लेस। तो इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर्स? नहीं, ये गलत है। इन्फ्लेशन बॉन्ड होल्डर को बेनिफिट नहीं करता है। इन्फ्लेशन डेटर्स को फायदा करता है। अब मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है और आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया है, आपको 10% इंटरेस्ट देना है। बैंक का लोन 1 लाख है, लेकिन आपको 1.1 लाख आपको 1 साल बाद देना है, आफ्टर 1 ईयर। महंगाई जब लिया था लोन तो 5% था, और अब इन्फ्लेशन महंगाई आपकी 8% है, मान लीजिए। ठीक है, ये ईयर 1 है और ये ईयर 2 है। नाउ अगर इन्फ्लेशन आपका 5% था, तो आपने 10% पे लोन दिया। 1 साल बाद इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अब यहां पे रियल इनकम क्या होगी बैंक की? इन्फ्लेशन 5% था, 10% आपको मिला, तो रियल इनकम 5% हो गया। लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो आप 10 - 8 कर दीजिए, रियल इनकम कम हो जाएगा। आपको पैसा उतना ही वापस करना है बैंक को, बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन मनी की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए जब किसी को आप कर्ज देते हो फिक्स इंटरेस्ट रेट पे और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो जिसको कर्ज दिया है आपने उसको फायदा होता है। दैट मीन्स इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर। इट इज कंप्लीटली करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है। आंसर इज ए। ठीक है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डेटर्स गेन एंड क्रेडिटर्स लूज। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। महंगाई के टाइम जो कर्ज देते हैं उनको नुकसान होता है, और जो कर्ज लेते हैं उनको फायदा होता है। जब महंगाई होती है, व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन, बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट इसीलिए बढ़ाते हैं बिकॉज दे आर लूजिंग। सो व्हेनेवर देयर इज इन्फ्लेशन द इंटरेस्ट रेट गो अप, और इसीलिए इंटरेस्ट रेट को हमारे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होते हैं। महंगाई बढ़ने पे इंटरेस्ट रेट भी ऊपर चले जाते हैं। ओके, दो डेटर्स रिटर्न द सेम अमाउंट ऑफ मनी बट दे पे लेस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है ना, तो इन्फ्लेशन इस तरह से इंपैक्ट करता है कॉमन इंडिविजुअल को। और अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का, तो वो ऑलरेडी हमने कहा है बॉन्ड होल्डर्स एक तरह से लेंडर आर द फॉर्म ऑफ लेंडर्स, तो ये लूज करते हैं। स्टेटमेंट हम देखते हैं। ठीक है ना, अब ये थर्ड क्वेश्चन है, प्राइस लेवल बढ़ने से हाउ डज इट इम्पैक्ट? अगर प्राइस इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस मे बी कॉज बाई, यानी महंगाई कब होती है? जब मनी सप्लाई बढ़ जाए,
व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट, आउटपुट कम हो जाए, और इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, यानी डिमांड भी, इफेक्टिव डिमांड आपका जो है वो बढ़ जाए। तो किस केस में आपका प्राइस लेवल बढ़ता है? अब देखिए मनी सप्लाई बढ़ता है, ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई एक्स था और मनी सप्लाई आपने बढ़ा दिया एक्स प्लस ए। जब मनी सप्लाई बढ़ाएंगे इसका मतलब क्या होगा? पीपल हैव मोर मनी, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल मनी मनी का जो थ्योरी कहता है वो ये कहता है दैट पीपल हैव मोर मनी, यानी लोग के पास पैसा ज्यादा होगा तो लोग डिमांड ज्यादा क्रिएट करेंगे, और डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। तो व्हेन द इंक्रीज इन मनी सप्लाई जब बढ़ेगा तो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट सही है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई कॉजेज इन्फ्लेशन, यानी राइज इन प्राइस होगा। डिक्रीज इन आउटपुट, एग्रीगेट लेवल टोटल आउटपुट अगर कम होगा, ठीक है। अब पूरा इन्फ्लेशन अगर मैं कहता हूं डिमांड सप्लाई का गेम है, सप्लाई कम हो गया तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेंगे, प्राइसेस विल गो अप, एंड दैट इज वेयर यू कैन से डिक्रीज इन द आउटपुट, सप्लाई, आउटपुट कम होगा, सप्लाई कम होगा, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगा तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बिकॉज डिमांड तो बढ़ रहा है बट इसमें ये नहीं बता रहे कि सप्लाई भी बढ़ रहा है। सो आई एम अज्यूमिंग दैट प्राइसेस विल इंक्रीज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड। तो तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 आर करेक्ट, ठीक है, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई पुट्स मोर मनी इन द हैंड ऑफ द कंज्यूमर, और इससे आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि आपका एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा। कमिंग टू द सेकेंड लेवल, a decrease in aggregate level of output again pushes the supply below what it was earlier, सप्लाई कम हो जाएगा तो इससे आपका डिमांड, लेकिन डिमांड आपका कांस्टेंट है तो इन्फ्लेशन अगेन बढ़ सकता है, ठीक है ना, एक्सेसिव डिमांड आपका बढ़ जाएगा। और स्टेटमेंट 3 में अगर हम इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करते हैं तो प्राइसेस फिर ऊपर जाएंगी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, यानी इनमें से सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किसकी कारण होगा? स्टेटमेंट देख लेते हैं। रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, अगर सरकार ने अपना कर्जा पे कर दिया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, सरकार लोगों से पैसा लेती है अपने बजट को फाइनेंस करने के लिए। बोरोइंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस डेफिसिट, आप गवर्नमेंट जो है बोरो करती है बैंक से ताकि बजट को फाइनेंस कर पाए। और स्टेटमेंट जो है डी, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, यानी सरकार नए नोट प्रिंट करती है अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। देखते हैं, सरकार जब पब्लिक डेट वापस करती है तो सरकार के पास जो पैसा है वो पैसा आपके पास आ जाता है, और जो सरकार के पास पैसा है वही पैसा है जो सरकार अपने पास रखती है। तो नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा बिकॉज पब्लिक डेट जब वापस होगा तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा पता नहीं। स्टेटमेंट 2, पब्लिक से बोरो किया जाता है बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 दोनों ही के केस में आप जब बोरोइंग करते हैं तो दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली सेम है, यू बोरो फ्रॉम पब्लिक और यू बोरो फ्रॉम बैंक, क्योंकि बैंक के पास पब्लिक मनी ही है। तो इन दोनों केस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा इन्फ्लेशन, लेकिन ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किससे बढ़ेगा। अब इन सारे केसेस में मनी सप्लाई जो ओवरऑल है वो बढ़ता नहीं है, जनरली मनी सप्लाई डज नॉट इंक्रीज, बिकॉज जो लोगों के पास पैसा है वो बैंक के पास चला जाएगा, बैंक का पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा लोगों के पास चला जाएगा, तो टोटल मनी सप्लाई विल रिमेन द सेम, मनी सप्लाई बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप नया मनी प्रिंट करते हो, इफ आरबीआई प्रिंट्स न्यू मनी, यानी सॉवरेन एक नया मनी प्रिंट करता है, मनी सप्लाई बढ़ाता है, तो दैट वुड कॉज इन्फ्लेशन। तो ये बिल्कुल सही है, हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन इस बात पे डिपेंड करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, या फिर बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, मनी सप्लाई बढ़ रहा है। लेकिन ये पक्का है कि आप जब नया मनी इकोनॉमी में ऐड करोगे तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी रहेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और इससे परचेजिंग पावर इंपैक्ट होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है, बिकॉज प्रिंटिंग न्यू मनी में बजट डेफिसिट जब के लिए हम करेंगे तो डायरेक्टली मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और जब पैसा बढ़ जाएगा तो उससे प्राइसेस और बढ़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट एंड बोरोइंग बैंक will decrease the money supply in economy and control the general prices. वेल ये स्टेटमेंट भी कुछ हद तक सही है कि आप जब फाइनेंस, जब सरकार पब्लिक से बोरो करती है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। एक्चुअली पूरा सही नहीं है,
मनी सप्लाई शॉर्ट टाइम के लिए कम होगा, फिर बढ़ जाएगा बिकॉज गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च करेगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, स्टेटमेंट डी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरी कहानी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा। एंड यू कैन ऑल्सो, अगर आपको मेरे कोर्सेज एट एज आई एस ऑनलाइन ऑफलाइन देखना है तो 2024 का 1 ईयर 2 ईयर प्रोग्राम है, आप इनको ले सकते हैं। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।